दोस्तों, जो आज की घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो पुनर्जन्म से संबंधित है। और आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन जो अमेरिका के पुनर्जन्म के साइंटिस्ट होते हैं, जब वो इस घटना पर रिसर्च करते हैं तो वो भी सिद्ध कर देते हैं कि ये घटना एकदम सही घटना है। तो उसी घटना के बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के इटावा की है और इटावा में ही एक गांव है शरीफपुरा। वहां पर एक ठाकुर गरीब परिवार रहता है और 1968 में उनके घर एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम सुमित्रा होता है। अब 1968 का ज़माना था तो उस टाइम में गांव में ना बिजली पानी की व्यवस्था होती थी, ना ही हॉस्पिटल वगैरह की व्यवस्था होती थी। तो जो गांव के लोग होते थे वो रोज़गार के लिए बाहर जाते थे। तो जो सुमित्रा के पापा होते हैं वो भी रोज़गार के लिए बाहर दिल्ली में काम करने के लिए चले जाते हैं। अब सुमित्रा और उसकी मम्मी वो घर पर अकेले होते हैं। और कुछ समय बाद जो सुमित्रा होती है उसकी मम्मी की भी डेथ हो चुकी थी और सुमित्रा उस समय सिर्फ कुछ ही सालों की थी। अब सुमित्रा के पालन पोषण की सभी जिम्मेदारी उसके पिताजी पर आ जाती है। पर पिताजी बेचारे क्या करते, उन्हें भी पेट पालने के लिए बाहर काम करना था। इसलिए जो सुमित्रा के रिश्तेदार होते हैं उनके ताऊजी वही उसका पालन पोषण करते हैं। दोस्तों, अब सुमित्रा धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और जैसे ही वो 13 साल की होती है तो उसे अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि बचपन में ही उसकी मम्मी की डेथ हो चुकी थी और उसके जो पिताजी होते हैं वो काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। तब उसकी शादी सिर्फ 13 साल की उम्र में ही कर दी जाती है। और वो शादी के बाद जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पर भी काम की समस्या के कारण जो उसका पति होता है वो भी कुछ समय बाद काम के लिए बाहर चला जाता है। अब जो सुमित्रा होती है वो पहले से ही अकेलेपन में जी रही थी और शादी के बाद भी वो अकेलेपन में ही जीती है, तो उसे अकेलापन खाने लगता है। सुमित्रा के सास ससुर भी घर पर ही होते हैं, लेकिन सुमित्रा अपने सास ससुर के साथ इतनी घुली मिली नहीं थी, इसके कारण उसका जी घर पर नहीं लगता। अब दोस्तों, समय बीतता जाता है और 1984 का समय आ जाता है। और 1984 में दिसंबर के महीने में सुमित्रा एक बेटे को जन्म देती है। जब वो बेटे को जन्म देती है तो उसे लगता है कि हाँ, अब कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया है जिसके साथ मैं खेल सकती हूँ, बातें कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, फिर सकती हूँ। अब दोस्तों, सुमित्रा का जो लड़का होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। अब जैसे ही वो 5 महीने का हो जाता है तब सुमित्रा एक दिन कुएं पर पानी लेने के लिए घर से बाहर गांव की तरफ जाती है, क्योंकि उस टाइम में पानी और बिजली की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो घर के लोगों को, गांव के लोगों को कुएं से ही पानी लेकर आना पड़ता था। जब सुमित्रा कुएं से पानी लेने के लिए बाहर जाती है तो उसके एक हाथ में मटका होता है और दूसरे हाथ में वो अपने लड़के को उठाई होती है। कुएं पर जाती है, वो रोज़ाना की तरह अपने बेटे को नीचे छोड़ती है और कुएं में बाल्टी फेंकती है और पानी निकालती है। कुएं से पानी निकालने के बाद वो वापस घर की तरफ चल पड़ती है और जो गांव के लोग हैं वो भी अपने घर की तरफ जा रहे थे। जब जैसे ही सुमित्रा अपनी घर की तरफ जाती है तो उसके एक हाथ में लड़का होता है और दूसरे हाथ में पानी का मटका होता है। वो कुछ ही दूर गई थी तभी गांव वालों की चीखने की आवाज़ आती है और जैसे ही गांव वाले पीछे मुड़कर देखते हैं, जब गांव के लोग देखते हैं कि सुमित्रा एक स्टैच्यू की तरह खड़ी है, क्योंकि उसके एक हाथ में जो बच्चा था वो पकड़े रखती है, लेकिन दूसरे हाथ में जो मटका था उसका मटका गिर चुका था और उसका एक हाथ ऊपर की तरफ था और उसकी उंगलियां पीछे की तरफ घूमी हुई थी और जो उसकी आंखों की पुतलियां थी वो चारों तरफ घूम रही थी और उसके जाड़ों की बजने की आवाज़ आ रही थी। गांव की औरतें भागकर उसके पास जाती है और सुमित्रा को इस अवस्था में देखकर घबरा जाती है और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो सुमित्रा को हाथ लगाकर उसे बतला सके। बस वो दूर से आवाज़ें मारती रहती हैं, सुमित्रा सुमित्रा सुमित्रा। पर सुमित्रा नहीं सुनती, क्योंकि उसका एक हाथ तो ऊपर की तरफ होता है और उसकी आंखों की पुतलियाँ चारों तरफ घूम रही होती है और वो एक स्टैच्यू की तरह खड़ी होती है। इतनी देर में गांव के मर्द लोग भी वहां पर आ जाते हैं और वो सुमित्रा को देखते हैं तो वो भी घबरा जाते हैं। लेकिन ये ऐसा ही 5-10 मिनट के लिए चलता रहता है और थोड़ी देर बाद सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है। जब वो देखती है कि उसके हाथ से मटका नीचे गिरा हुआ है और उसका बच्चा रो रहा है और गाँव के लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, तो सुमित्रा उन सबको देखकर बोलती है कि क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं।
तो गांव के लोग जो डरे होते हैं वो सुमित्रा को उस समय कुछ नहीं बताते, बोलते कि नहीं, ऐसे ही तुम्हारा बच्चा रो रहा था इसलिए हम तुम्हारी तरफ देख रहे थे। तो ये बोलकर सुमित्रा दोबारा पानी भरने के लिए जाती है और पानी भरकर अपने घर की तरफ चली जाती है। अब दोस्तों इस बात को 4-5 दिन बीत जाते हैं और 4-5 दिन बाद जब सुमित्रा अपने बच्चे के साथ खेल रही होती है तो उसे नीचे छोड़कर वो किचन में कुछ काम करने के लिए चली जाती है। उसके सास ससुर भी घर पर होते हैं। तो वो जैसे ही किचन में जाती है तो उसकी वही हालत हो जाती है, एक हाथ ऊपर की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ, और उसकी जो आंखें होती हैं वो चारों तरफ घूमने लगती है और ज़ोर ज़ोर की सांसों की आवाज़ आने लगती है। जब उसकी सासू ये सुनती है तो दौड़ी हुई सुमित्रा की तरफ आती है और जब वो सुमित्रा को इस हालत में देखती है तो वो भी घबरा जाती है। वो अपने पति को बुलाती है, बोलती है कि देखिए सुमित्रा को क्या हो गया है। जब उसका ससुर भी वहाँ आता है तो सुमित्रा को इस हालत में देखकर वो भी घबरा जाता है। वो सुमित्रा को बुलाने की कोशिश करते हैं पर सुमित्रा ज़ोर ज़ोर से सांसें लिए जा रही थी, अपने दांतों को ज़ोर ज़ोर से बजाई जा रही थी। और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सुमित्रा को बुलाते हैं, पर सुमित्रा को कोई होश नहीं होता और सुमित्रा उनकी एक भी बात नहीं सुनती। बस वो तो सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियाँ चारों तरफ घुमाई जा रही थी। अब जैसे ही इस बात को 10 मिनट बीत जाते हैं तो सुमित्रा वापस नॉर्मल हो जाती है और वो फिर देखती है कि उसको चारों तरफ से घेर रखा है और सभी लोग उसी की तरफ देखे जा रहे हैं। जब वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ तो उसकी सासू बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तो सुमित्रा बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। तब उसकी सासू भी उसे कुछ नहीं बताती, वो भी बात को दबा जाती है। अब सुमित्रा की सासू घबराई हुई होती है तो वो अपने बेटे को फ़ोन कर शहर से बुला लेती है कि सुमित्रा की हालत ज़्यादा ख़राब है, तुम अपने घर आ जाओ। जब उसका पति ये बात सुनता है तो वो दौड़ा हुआ अपने घर आ जाता है क्योंकि वो सुमित्रा से बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। अब जैसे ही इस बात को 10-15 दिन बीत जाते हैं तो सुमित्रा की वही हालत दोबारा हो जाती है, हाथ ऊपर की तरफ, आंगलियां पीछे की तरफ और आंखें की पुतलियां चारों तरफ घूमने लग जाती है और उसके दांतों से आवाज़ आने लग जाती है। जब उसका पति उसको इस हालत में देखता है तो क्योंकि उसका पति उसको इस हालत में पहली बार देखता है तो वो भी घबरा जाता है और वेद को बुलाता है। जब वेद आता है उस समय तक सुमित्रा नॉर्मल हो जाती है और वेद उसकी हाथ की नाड़ियाँ वगैरह चेक करता है तो बताता है कि सब नॉर्मल है, बस ऐसे ही इनको कोई दौरा वगैरह आया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल सब कुछ नॉर्मल है। दोस्तों अब ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और 16 जुलाई 1985 का दोपहर का समय आ जाता है। दोपहर के समय जब सुमित्रा अपने बच्चे को खिला रही होती है तो उसी के साथ वही घटना दोबारा हो जाती है। लेकिन इस बार जब वो सुमित्रा के साथ ये घटना घटती है तो वो कुछ शब्द बोलती है जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इस बार जब सुमित्रा को दौरा पड़ता है तो वो उसका हाथ एक ऊपर की तरफ होता है, उंगलियां पीछे की तरफ, और वही कंडीशन, आंखें उसकी चारों तरफ घूम रही होती है। लेकिन इस बार वो एक लाइन बोलती है कि ठीक आज से 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। ये बात जब सभी घर के सुनते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और उधर सुमित्रा भी 10 मिनट बाद नॉर्मल हो जाती है। लेकिन जब वो सभी के चेहरों की हवा उड़ी हुई देखती है तो उनसे पूछ ही लेती है कि मुझे क्या हुआ था। तभी जो उसका पति होता है वो उसे बता देता है कि तुमने आज ऐसी बात बोल दी जिससे घर के सभी लोग परेशान हो गए। तुमने बोला कि आज से ठीक 3 दिन बाद मेरी मौत हो जाएगी। अब दोस्तों गांव के सभी लोग जो होते हैं वो सुमित्रा से डरने लगते हैं और जो गांव के बच्चे थे उनको भी यह कहकर डराया जाता था कि चुप हो जाओ, अगर चुप नहीं होगे तो तुम्हें सुमित्रा के पास भेज दिया जाएगा। अब सुमित्रा को भी इस बात का पता लग चुका था कि उसे कुछ ऐसा होता है जिससे वो अपने बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सुमित्रा भी अब अपने बच्चे को खुद से दूर रखने लगती है और खुद को भी ऐसी चीज़ों से दूर रखने लगती है कि जिससे उसकी मौत हो सकती है। सुमित्रा खुद को जब खाना बनाती है तो चाकू से भी दूर रखती है और खुद को गैस से भी दूर रखती है ताकि वो जलकर ना मर सके या फिर चाकू खुद को नुकसान पहुंचाकर ना मर सके। धीरे धीरे समय बीत जाता है और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन की भविष्यवाणी सुमित्रा ने की थी। उस दिन की भविष्यवाणी सुमित्रा ने की थी तो उसका पति भी डरा हुआ होता है और सभी लोग घर पर होते हैं, बस यही सोच रहे होते हैं कि आज का दिन सही निकल जाए तो सुमित्रा को कुछ नहीं होगा। अब सुमित्रा भी 3 दिन से लगातार घर पर ही थी और कहीं भी बाहर नहीं गई। तो जब वो घर के बाहर खड़ी होती है तो बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ होता है और वो देखती है कि उसकी सहेली बाहर खड़ी हुई है।
तो वो सुमित्रा भी सोचती है कि मुझे आज कितने दिन हो गए घर के अंदर, तो 2-4 बात मैं अपनी सहेली से कर आती हूँ। तो वो घर से बाहर निकलती है, अपनी सहेली की तरफ जाती है। तो उसकी सहेली को पहले से ही पता था कि सुमित्रा को ऐसे ऐसे करके दौरे आते हैं। तो सुमित्रा उससे बतियाने लग जाती है। जब सुमित्रा उससे बात कर रही होती है तभी अचानक सुमित्रा के साथ वही हालत दोबारा हो जाती है। उसका एक हाथ कमर की तरफ होता है और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ, और उसकी आंखों की पुतलियां चारों तरफ घूमने लग जाती है और दांतों में से आवाज़ आने लग जाती है। अब वो एक स्टैचू की तरह बन जाती है और उसकी जो सहेली होती है वो भी घबरा जाती है। वो भी उसे बुलाती है सुमित्रा सुमित्रा, ताकि वो पहले की तरह नॉर्मल अवस्था में हो जाए। पर सुमित्रा उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुन पाती और वो सिर्फ उसी स्टैचू की तरह खड़ी रहती है। इतनी ही देर में उसके घर वाले भी आ जाते हैं और उसके सास ससुर भी आ जाते हैं। और वो जैसे ही सुमित्रा को इस हालत में देखते हैं तो वो उनको पहले ही इस बात का डर होता था कि आज सुमित्रा का लास्ट दिन हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। वो घबरा जाते हैं और जल्दी से वेद को बुलाते हैं, और वेद जब तक आता है तब तक सुमित्रा की सांसें थम चुकी थी। अब सुमित्रा को जैसे तैसे करके घर के अंदर लाया जाता है। वेद आते हैं, वेद उसकी नाड़ियाँ चेक करते हैं तो बताते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, सुमित्रा मर चुकी है, इसका अंतिम संस्कार कर दो। जब घर के लोग ये बात सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं। जो उसका पति होता है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है। सबसे ज़्यादा दुख उसी को था कि मैं आज घर पर था और मुझे पता था कि सुमित्रा के साथ आज ऐसा होने वाला है, तो भी मैं सुमित्रा को नहीं बचा सका। अब सारी रस्में रीति रिवाजें करी जाती है। सुमित्रा को जो उनकी रीति रिवाजों के हिसाब से नहला धुला के अंतिम संस्कार के लिए उसे तैयार किया जाता है। जब सभी लोग बाहर की तरफ खड़े होते हैं तो एक दो लेडीज जो सुमित्रा की तरफ अंदर की ओर होती है, तभी चीखने की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो सभी लोग अंदर की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वो लेडीज़ बाहर की तरफ भागी हुई आ रही है। जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो, तब वो लेडीज़ बताती है कि जब हम सुमित्रा को नहला रहे थे तभी उसने अपनी आंखें खोली थी। तो दूसरी लेडी भी बताती है कि उसने अपने हाथ भी हिलाए थे। तब उसका पति ये सुनता है तो बहुत खुश होता है और वो भागा हुआ अंदर जाता है और देखता है कि उसी की पत्नी एकदम सही थी और सही अवस्था में खड़ी हुई थी। वो जाता है और अपनी पत्नी को गले से लगा लेता है और रोने लगता है। बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन भगवान ने मेरे बारे में सोच लिया और तुम्हें जिंदा कर दिया। तब उसकी पत्नी अपने पति को ज़ोरदार धक्का देती है और खुद से दूर कर देती है। बोलती है कि तुम कौन हो। जो उसका 5 महीने का बच्चा था जिसे वो हरदम अपनी गोद से लगाए रखती थी, वो उस बच्चे को भी नहीं पहचान पाती। उसके घरवाले सोचते हैं कि इस दौरे से शायद इसके दिमाग पर असर हुआ होगा और धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा तो ये सही हो जाएगी। अब दोस्तों 3 महीने का समय बीत जाता है और जो सुमित्रा होती है वो घर में किसी को भी नहीं पहचानती, अपने पति को अपने पास नहीं आने देती और अपने बच्चे को भी उसने इन 3 महीनों में कभी गले नहीं लगाया। लेकिन इस दौरान ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जो सुमित्रा थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके बावजूद भी वो लेटर लिखती थी और वो अपने पति से बोलती थी कि इस लेटर को ले जाकर पोस्ट ऑफिस के बॉक्स में डालो। तो उसका पति था वो उससे बहुत प्यार करता था और सोचता था कि मानसिक रूप से परेशान होगी, इसलिए वो उसके मन की करता था और वो लेटर लेकर उस बॉक्स में डालकर आ जाता था। ऐसे धीरे धीरे उसने बहुत सारे लेटर उस बॉक्स में डलवा दिए थे। धीरे धीरे समय बीतता है और 20 अक्टूबर 1985 का समय आ जाता है। इसी दौरान अचानक से एक शख्स उनके गांव में पहुंचता है और पूछता है कि इस गांव में एक ऐसी लेडीज है जिसको दौरे आते हैं और जो भूल जाती है। तो गांव के लोगों को सुमित्रा के बारे में पता था, तो वो सुमित्रा के बारे में बता देते हैं कि साहब उनका घर उस तरफ है। तो वो जब सुमित्रा के घर पर जाता है तो उसके पति से बोलता है कि आपके घर में ऐसी लेडीज है जो समय पर भूल जाती है, जिसे दौरे आते हैं। तो उसका पति बोलता है कि जी हाँ, हमारे घर पर ऐसी लेडीज है। इसी दौरान जो अंदर सुमित्रा होती है वो उस शख्स की आवाज़ पहचान जाती है और दौड़ी हुई उसकी तरफ आ जाती है और आते ही जब उस शख्स को देखती है जिसका नाम राम सिंह त्रिपाठी होता है, उसे जाकर अपने गले लगा लेती है। जब वो राम सिंह त्रिपाठी उस लड़की को देखता है तो वो उस लड़की को दूर कर देता है, बोलता है कि तुम कौन हो और मेरे ऐसे गले कैसे लग रही हो।
तो वो लड़की बताती है कि मैं शिवा हूँ पापा, मैं आपकी बेटी हूँ। तो जो राम सिंह त्रिपाठी होता है उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है कि शिवा, मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम शिवा हो। वो बोलता है कि मैं पास ही के गांव में लेक्चरर हूँ और वहाँ पर मुझे आपके लेटर पहुँचे थे, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ और जो आपने लेटर में लिखा था उसी के हिसाब से मैं सबूत भी लेकर आया हूँ। तो जो राम सिंह त्रिपाठी होता है वो अपने साथ में एक सूटकेस लेकर आया होता है जिसके अंदर उसके परिवार की सभी की फ़ोटोएँ होती है। जब राम सिंह त्रिपाठी सूटकेस निकालता है तो उससे पूछता है कि ये लेडीज़ कौन है, तो वो उसे बताती है कि ये मेरी माँ है। और दूसरे के बारे में पूछता है तो बताती है कि ये छेदीलाल है जो मेरे पति हैं। और जब वो बच्चों के बारे में पूछता है तो बताती है कि ये 2 मेरे बच्चे हैं, रिंकू और टिंकू, ये मेरे सास ससुर हैं और ये मेरे देवर हैं। वो एक एक करके सभी का नाम बता देती है। जब लास्ट में एक महिला का नाम बचता है और उस पर वो उंगली धरकर रोने लगती है, तब जो उसका पिताजी होते हैं राम सिंह त्रिपाठी, वो उससे पूछते हैं कि ये लेडीज़ कौन है, तो वो कुछ नहीं बताती, बस रोने लगती है। और जब उससे फोर्स कर पूछा जाता है तो बताती है कि पापा, ये मेरी ननंद है जिसने मुझे सिर पर चोट मारकर मुझे मार दिया था। जब ये बात उसके पापा सुनते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो शिवा अपने पिता को कहती है कि 19 जुलाई 1985 को मेरी ही ननंद ने मुझे सिर पर पत्थर मारकर जान से मार दिया था। अब दोस्तों, उसके पिता को भी इस बात पर यकीन हो चुका था कि ये सुमित्रा नहीं बल्कि मेरी बेटी शिवा है। वो उसे गले से लगा लेता है और रोने लगता है। और उधर जो उसका पति होता है जगदीश और उसके जो सास ससुर होते हैं सुमित्रा के, वो सभी बोल पड़ते हैं कि ये शिवा कौन है, राम सिंह त्रिपाठी कौन है, ये सब कौन है जिसने तुम्हें मार दिया, ये तुम क्या बोली जा रही हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। तो सभी के कहने पर राम सिंह त्रिपाठी उन्हें ये कहानी सुनाते हैं, बताते हैं कि 24 अक्टूबर 1962 को मेरे घर एक बेटी का जन्म हुआ था जिसका नाम शिवा था और मैं भी एक लेक्चरर था, तो घर में पढ़ाई का माहौल था और उस समय में मैंने अपनी बेटी को ग्रेजुएशन कराया था। वो सभी से ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और मैंने उसकी शादी 18 साल की उम्र में छेदीलाल से करवा दी थी। और कुछ समय बाद मेरी बेटी को 2 बच्चे हुए थे जिनका नाम रिंकू और टिंकू था। 2 बेटे होने के बावजूद भी मेरी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल खुशहाल नहीं थी, क्योंकि जो उसके ससुराल वाले थे वो ये सोचते थे कि ये जो सुमित्रा है यानी कि जो शिवा है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई थी और वो खुद को नीचा समझने लग गए थे। और आए दिन मेरी बेटी को वो लोग तंग करते रहते थे, उनके घर पर झगड़ा चलता रहता था और उसकी जो नंद थी वो भी घर पर ही रहती थी और उसके साथ भी उसका झगड़ा चलता रहता था। और अचानक जुलाई 1985 को एक जो दूर के अंकल है उन्होंने उनके घर पर आकर ये सूचना दी कि तुम्हारी बेटी का ट्रेन के आगे आकर एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी मौत हो चुकी है। जब राम सिंह त्रिपाठी को इस बात का पता लगता है, वो उस समय उस गांव से बाहर होता है, बाहर काम के लिए गया हुआ होता है। जब तक वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचता है तब तक उन लोगों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था और कोई सबूत भी नहीं छोड़ा था। पर जब किसी पड़ोसी ने शिवा के पिता को बताया कि उसकी बेटी को 2-4 लोग उठाकर लेकर जा रहे थे और उसके सिर से खून आ रहा था जैसे कि उसको किसी ने मारा हो, जब उसके बाप को इस बात का पता लगता है तो वो अपनी बेटी के जो सास ससुर है और जो पति था उसका उस पर केस करवा देता है और उनको पुलिस ले भी जाती है, लेकिन सबूत ना होने के कारण उनको छोड़ दिया जाता है। अब राम सिंह त्रिपाठी जब ये सारी कहानी सुमित्रा के घर वालों को सुनाता है तो सुमित्रा के घर वाले भी दुखी हो जाते हैं कि तुम्हें तो तुम्हारी बेटी मिल चुकी है, अब मेरे बेटे का क्या होगा, जो इसका इस जन्म में पति है उसका क्या होगा। तब वो जो सुमित्रा यानी कि जो शिवा होती है वो बोलती है कि मैं सुमित्रा तो नहीं हूँ, जो मेरा पिछले जन्म में पति था मैं उसको भी नहीं मानती और जो मेरे बच्चे थे मैं उनको भी अपना लूँगी, जो ये मेरे 5 महीने का बच्चा है मैं उसे भी अपना लूँगी और जो मेरा पति है जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है जगदीश, मैं इसे भी अपना लूँगी। तो दोस्तों, जो शिवा होती है वो सुमित्रा के पति को अपना लेती है, उसके बच्चे को भी अपना लेती है और अपने बच्चों को भी अपना लेती है। अब सभी लोग खुश हो जाते हैं, 2-2 परिवार इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही अखबारों में मीडिया वालों को ये बातें पता लगती है तो अमेरिका में जैसे ही ये बात पहुंचती है तो वहाँ के जो
पुनर्जन्म के जो वैज्ञानिक हैं वो इंडिया आते हैं और इस बात पर रिसर्च करते हैं, और जब वो रिसर्च करते हैं तो वो इस बात को सिद्ध कर देते हैं कि जो ये घटना है वो पुनर्जन्म की घटना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पुनर्जन्म की कहानी बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।